नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र के बारे में अभी आपने देखा था। अब इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। नर जनन तंत्र में ये जो आप गोल संरचना देख रहे हैं, यह वृषण होती है। ये एक जोड़ी होते हैं, अर्थात दो होते हैं। यह शुक्रवाहिनी के द्वारा वीर्य जब बनता है तो शुक्रवाहिनी के द्वारा शुक्राशय तक पहुंचता है और यही शुक्राशय आगे मूत्र मार्ग से जुड़ जाता है। मूत्राशय के द्वारा जो मूत्रवाहिनियां आती हैं, जो शिश्न के माध्यम से मूत्र को उत्सर्जित करने का कार्य करती हैं। आप इसकी संरचना देखेंगे, ये वृषण की संरचना है। वृषण से ये शुक्रवाहिनियां, जो कि एक प्रकार की नली होती है, नलिका होती हैं, यह जाकर आगे मूत्राशय के द्वारा आई हुई मूत्र नलिका में जुड़ जाती हैं। मूत्र नलिका में जुड़ जाती हैं और यही मूत्र नलिका शिश्न के माध्यम से आगे मूत्र तथा वीर्य का श्रावण करती है। अर्थात आप कह सकते हैं कि जब वीर्य का श्रावण होता है तो इसी मूत्र नलिका के माध्यम से होता है और यूरिन का श्रावण भी इसी मूत्र नलिका या यूरेथ्रा के माध्यम से होता है। ये जो गोल संरचना देख रहे हैं, इसको वृषण कहते हैं और इसके ऊपर जो आवरण होता है या यह जिस आवरण में सुरक्षित रहते हैं, यह वृषण कोश होता है। आपको ये समझ में आया होगा। ये आप मूत्राशय की संरचना देख रहे हैं। ये मूत्राशय है और यहीं पर मूत्र इकट्ठा रहता है और ऊपर से यह मूत्र नलिका आपको दिख रही होगी। मूत्र नलिका के माध्यम से मूत्राशय तक यूरिन पहुंचता है और यहीं पर इकट्ठा रहता है। तो आपको ये नर जनन तंत्र समझ में आया होगा। इनकी स्थितियों के बारे में अभी आपने देखा। ये जो वृषण होते हैं, ये शरीर के बाहर क्यों स्थित होते हैं, ये आपके मन में जरूर सवाल उठ रहा होगा। तो ये जो वृषण होते हैं, एक जोड़ी वृषण होते हैं, ये शरीर के बाहर इसीलिए स्थित होते हैं क्योंकि शरीर का तापमान ज़्यादा होता है और वृषण में वीर्य का निर्माण होता है या स्पर्म का निर्माण होता है और स्पर्म को जीवित रहने के लिए कम तापमान, शरीर की अपेक्षा कम तापमान की आवश्यकता होती है, जिससे आप कह सकते हैं कि यह शरीर की अपेक्षा ठंडा भाग होता है, या आप कह सकते हैं कि वृषण कोश का तापमान शरीर के अन्य भाग से कम होता है। अब देखते हैं वृषण क्या होता है। वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में उपस्थित होते हैं। आपने अभी चित्र के माध्यम से देखा था। वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में उपस्थित होते हैं। वृषण कोश का तापमान तुलनात्मक रूप से कम होता है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि वृषण कोश का तापमान शरीर के तापमान से कम होता है, जो शुक्राणुओं के लिए आवश्यक है। यदि वृषण कोश का तापमान भी शरीर के तापमान के बराबर होगा तो शुक्राणुओं की उत्पत्ति और विकास में बाधा उत्पन्न करेगा। नर युग्मक, जिन्हें हम शुक्राणु कहते हैं या स्पर्म कहते हैं, बनते कहाँ पर हैं? यह वृषण ग्रंथि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पत्ति करती है। नर युग्मक का निर्माण वृषण में होता है और वृषण ग्रंथि के माध्यम से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की उत्पत्ति की जाती है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का कार्य क्या होता है? ये जो हार्मोन वृषण ग्रंथियों के माध्यम से उत्पन्न किया जाता है, इसका कार्य शुक्राणु उत्पादन का नियंत्रण करना, शुक्राणुओं के जो मानव में या नर में
शुक्राणु बनते हैं, वीर्य बनते हैं, उनके उत्पादन में, उनके बनने का नियंत्रण करना और लड़कों में यौनावस्था का परिवर्तन करना, या आप कह सकते हैं कि लड़कों में जब यौनावस्था प्रारंभ होती है तभी टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन स्रावित होने लगता है। आगे देखेंगे शुक्रवाहिनी क्या होती है। चित्र के माध्यम से आपने विस्तार पूर्वक समझ लिया था, लेकिन यहाँ पे देखते हैं शुक्रवाहिनी क्या होती है। ये शुक्राणुओं को वृषण से शिश्न तक पहुँचाने का कार्य करती है। वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है, अब उसे आगे शिश्न के माध्यम से स्रावित होने के लिए एक मार्ग की आवश्यकता होगी। उस मार्ग का कार्य शुक्रवाहिनी करती है, अर्थात वह शुक्राणु या वीर्य शुक्रवाहिनी के माध्यम से आगे बढ़ता है या स्रावित होता है। मूत्रमार्ग क्या होता है? यही शुक्रवाहिनी जब आगे मूत्रमार्ग से जुड़ जाती है, मूत्रमार्ग को देखते हैं क्या होता है, यूरेथ्रा। यह मूत्र और वीर्य दोनों को बाहर जाने का मार्ग है। बाहरी आवरण के साथ इसे शिश्न कहते हैं। जिस नलिका के माध्यम से यूरिन का हम उत्सर्जन करते हैं या नर उत्सर्जन करते हैं, उसे मूत्रमार्ग कहा जाता है या यूरेथ्रा कहा जाता है। इसी नली के माध्यम से वीर्य का भी स्रावण होता है या वीर्य भी आगे निकलता है। आपने देखा वृषण क्या होता है, शुक्रवाहिनी क्या होती है, मूत्रमार्ग क्या होता है। अब इससे संबंधित ग्रंथियों के बारे में देखते हैं। संबंधित ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं? शुक्राशय ग्रंथि तथा प्रोस्टेट ग्रंथि। शुक्राशय ग्रंथि अपने स्राव शुक्रवाहिनी में डालते हैं, इससे शुक्राणु तरल माध्यम में आ जाते हैं और यह माध्यम उन्हें पोषण प्रदान करता है। शुक्राशय के द्वारा या प्रोस्टेट ग्रंथि के द्वारा स्रावित पदार्थ जब शुक्रवाहिनी में पहुंचते हैं तो यह शुक्राणुओं के पोषण का काम करते हैं, अर्थात शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करते हैं, ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं। यह माध्यम उन्हें पोषण प्रदान करता है और उनके स्थानांतरण में सहायता करता है। शुक्राणु तथा ग्रंथियों का स्राव मिलकर वीर्य बनाते हैं। ये जो इन ग्रंथियों के माध्यम से एक प्रकार का फ्लूइड निकलता है या तरल पदार्थ निकलता है और शुक्राणु मिलकर वीर्य का निर्माण करते हैं। ये जो वीर्य निकलता है इसमें कुछ मात्रा शुक्राणुओं की होती है और बाकी बचा हुआ शुक्राशय ग्रंथियों और प्रोटेस्ट ग्रंथियों के माध्यम से स्रावित तरल पदार्थ होता है, जिसको संयुक्त रूप से हम वीर्य कहते हैं। अब देखते हैं मादा जनन तंत्र क्या होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। स्त्री के शरीर में प्राथमिक जनन अंगों के रूप में एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं। ये जो आप संरचना देख रहे हैं, ये संरचना देख रहे हैं, ये अंडाशय की संरचना है, जिनमें अंडों का निर्माण व विकास होता है तथा एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनते हैं। इन दोनों हार्मोन की सहायता से ही स्त्रियों में लैंगिक परिवर्तन आते हैं। अर्थात आप इस भाषा में भी कह सकते हैं कि जब फीमेल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावण होने लगता है, उसी समय उनमें शारीरिक परिवर्तन या लैंगिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं या लैंगिक परिवर्तन होते हैं। मादा जनन तंत्र में आप देखेंगे यह अंडाशय की संरचना आप देख रहे हैं। अंडाशय में अंडों का निर्माण होता है या आप कह सकते हैं कि जब मादा शिशु का जन्म होता है उसी समय मादा शिशु के अंडाशय में बहुत सारे अंडाशय उपस्थित होते हैं और यही अंडाशय किशोरावस्था में आकर एक एक अंडे निकलने लगते हैं। यहाँ पर
अंडाशय उपस्थित होते हैं और यह अंडवाहिका या फैलोपियन ट्यूब होती है, जो कि दोनों तरफ की फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिका जाकर गर्भाशय में खुलती हैं। गर्भाशय में खुलती हैं, अर्थात आप कह सकते हैं कि अंडाशय के द्वारा स्रावित ओवम या अंडाणु फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से गर्भाशय में पहुंचते हैं। और ये जो आप मादा जनन तंत्र में दो अंडाशय की संरचना देख रहे हैं, इनमें एक महीने में एक अंडे का स्रावण ही होता है किसी एक अंडाशय के द्वारा। जब अंडाणु का स्रावण होता है, वह अंडाणु फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से गर्भाशय में पहुंचता है और गर्भाशय आगे जाकर एक पतली नली ग्रीवा के रूप में परिवर्तित हो जाता है और यह ग्रीवा आगे चलकर योनि मार्ग पर खुलती है। इसी ग्रीवा के माध्यम से अंडाणु का यदि निषेचन नहीं होता है या उस पर शुक्राणु नहीं पहुंचता उस अंडाणु तक, उस परिपक्व अंडाणु तक यदि शुक्राणु नहीं पहुंचता, जो कि नर के माध्यम से स्रावित किया जाता है, तो वह अंडाणु ग्रीवा के माध्यम से आगे योनि मार्ग से बाहर निकल जाता है। उदर गुहा में गर्भाशय को दोनों तरफ श्रोणी भाग में या अंडाशय स्थिति में अंडाशय स्थित होते हैं। अंडाशय में अनगिनत विशिष्ट संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें अंडाशयी पुटिकाएं कहते हैं। अंडाशयी पुटिकाएं, अंडाशय में अनगिनत विशिष्ट संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें अंडाशयी पुटिकाएं कहते हैं। इन पुटिकाओं से ही अंडाणु बनते हैं। इन पुटिकाओं के माध्यम से ही अंडाणु का निर्माण होता है। ये अंडाणु परिपक्व हो जाते हैं, तब ये अंडाशय से निकलकर अंडवाहिनी में पहुंच जाते हैं तथा फिर गर्भाशय तक पहुंचते हैं। इन पुटिकाओं से ही अंडाणु बनते हैं तथा जब ये अंडाणु परिपक्व हो जाते हैं, तब ये अंडाशय से निकलकर अंडवाहिनी में पहुंच जाते हैं, जो कि अंडवाहिनी जो एक प्रकार की नली का काम करती है, तथा फिर गर्भाशय तक पहुंचते हैं। अंडवाहिनी के माध्यम से गर्भाशय तक पहुंचते हैं। स्त्री शरीर में अंडवाहिनी, गर्भाशय व योनि द्वितीयक जनन अंगों के रूप में पाई जाती है। अंडवाहिनी, गर्भाशय व योनि द्वितीयक जनन अंगों के रूप में पाई जाती है। ये सभी कुछ नलिकाओं के माध्यम से एक दूसरे से मिली हुई होती है। ये जो अंडवाहिनी, गर्भाशय और योनि होती है, आप कह सकते हैं, इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अंडाशय के द्वारा निकली हुई अंडवाहिनियाँ, अंडाशय के द्वारा निकली हुई अंडवाहिनियाँ गर्भाशय में जाकर मिलती हैं, गर्भाशय में जाकर मिलती हैं और गर्भाशय आगे ग्रीवा के माध्यम से योनि मार्ग पर खुलता है। ये सभी कुछ नलिकाओं के माध्यम से एक दूसरे से मिली हुई होती हैं तथा हर नलिका की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। यह जिन नलिकाओं के माध्यम से आपस में जुड़ी हुई होती हैं, इनकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। ये नलिकाएं अंडाशय की बाहरी तरफ से घूमते हुए गर्भाशय तक पहुंचती हैं। ये जो नलिकाएं होती हैं, यह अंडाशय के बाहर की ओर से घूमते हुए गर्भाशय तक पहुंचती हैं। आपने नर जनन तंत्र तथा मादा जनन तंत्र को देखा। इसी क्रम में अब हम मादा जनन तंत्र के अंतर्गत अंडाशय को विस्तार पूर्वक देखते हैं। अंडाशय की क्या संरचना होती है और यह किस प्रकार से कार्य करता है और इसका क्या कार्य होता है। अंडाशय, मादा युग्मक अथवा अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है। जिस प्रकार से नर युग्मक का निर्माण वृषण में होता है, उसी प्रकार मादा युग्मक का निर्माण, अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है। लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंड होते हैं। जैसे कि कुछ देर पहले ही हमने आपको बताया कि जब लड़की का या मादा शिशु का जन्म होता है, उसी समय मादा शिशु के अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंड होते हैं या अंडाणु होते हैं, जिन्हें ओवम कहते हैं, ओवम होते हैं। यौनारंभ पर इनमें से कुछ
अंड परिपक्व होने लगते हैं। जब किशोरावस्था आती है उस समय कुछ अंडाणु या ओवम परिपक्व होने लगते हैं। दो में से एक अंडाशय द्वारा, दो में से जो कि दोनों ओर एक एक अंडाशय उपस्थित होते हैं, इनमें से किसी एक अंडाशय के द्वारा हर महीने परिपक्व अंड उत्पन्न किया जाता है। इनमें से किसी एक अंडाशय के द्वारा ही परिपक्व अंड या अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाशय एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन उत्पन्न करता है। इसी अंडाशय में के द्वारा एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावण होता है या यहीं पर यह हार्मोन का निर्माण होता है। यहीं से इन्हीं अंडाशयों के द्वारा एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन उत्पन्न किया जाता है। अंडवाहिका या फैलोपियन ट्यूब क्या होती है? अंडाशय द्वारा उत्पन्न अंड कोशिका को गर्भाशय तक स्थानांतरण करती है। ये जो फैलोपियन ट्यूब होती है, यह अंडाशय में बने हुए अंडाणुओं को गर्भाशय तक, यहाँ पर ये अंडाणु हैं, अंडाशय है, और यहाँ पर बने हुए अंडाणुओं को इस ट्यूब के माध्यम से गर्भाशय तक पहुँचाने का कार्य होता है। अर्थात यह ट्यूब या यह नली गर्भाशय तक अंडाणुओं को पहुंचाने का कार्य करती है। अंडकोशिका व शुक्राणु का निषेचन यहाँ पर होता है। गर्भाशय पर जब मादा अंडाशय के द्वारा स्रावित अंडाणु गर्भाशय में पहुंच जाता है, यहीं गर्भाशय में शुक्राणु का निषेचन होता है। जब अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलते हैं तो इनके संयुग्मन को ही हम निषेचन कहते हैं। गर्भाशय क्या होता है? या फैलोपियन ट्यूब में ही इनका निषेचन होता है, अंडाणु और शुक्राणु का। अब गर्भाशय क्या होता है? गर्भाशय को देखते हैं। यह एक थैलीनुमा संरचना होती है। ये आप देख रहे हैं, यह एक थैली के आकार की संरचना है, गुब्बारे के आकार की संरचना है, जहाँ पर शिशु का विकास होता है। जब शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन होता है और उससे जाइगोट का निर्माण होता है, अर्थात भ्रूण का निर्माण होता है, तो उस भ्रूण का विकास यही गर्भाशय पर होता है। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलती है। ये जो गर्भाशय की आप संरचना देख रहे हैं, यह आगे जाकर एक पतली नली में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम ग्रीवा कहते हैं, और यह ग्रीवा आगे चलकर योनि मार्ग पर खुलती है।